सामाजिक विज्ञान की क्लास में कक्षा 10 के सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। उन्हें नमस्ते। अभी तक अर्थशास्त्र में आप लोगों ने वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आए होंगे। इन्हें याद करने का प्रयास तेजी से करें, क्योंकि समय और भाव को देखते हुए हमें अपने काम पर हमको फोकस करना है और उन्हें याद करना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोगों को समझाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। निश्चित है कि आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसे आप लोगों को मिस नहीं करना है, इसे ध्यानपूर्वक समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि मान लीजिए कि आप दो लोगों को तर्क करते हुए पाते हैं। कोई राम होगा, कोई श्याम होगा। एक कह रहा है, यानी राम कह रहे हैं कि वैश्वीकरण ने हमारे देश के विकास को क्षति पहुंचाई है, और श्याम क्या कह रहे हैं कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की है। तो इन लोगों को आप कैसे जवाब देंगे, कैसे संतुष्ट करेंगे? तो इसे ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है कि हमें तर्क में भी उत्तर देने हैं और यानी पक्ष में भी देने हैं उत्तर और विपक्ष में भी देने हैं, और उनके माध्यम से हमको तर्क भी बताने हैं। तो समझने का प्रयास करेंगे कि वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ा। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में मदद पहुंचाई है, तथा कुछ लोगों का कहना है कि इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में क्षति पहुंचाई है। अब दोनों की बातचीत सुनते सुनते अपना भी एक तर्क देने का हमें ऐसा लगता है कि हम भी अपना तर्क प्रस्तुत करें। तो जहां तक मेरा मानना है, तो ऐसी व्यवस्था में वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। क्यों? क्योंकि जब हम आजादी के समय, यदि हम स्वतंत्र जब हुए थे, हमारे पास जीवन बिल्कुल निराधार था। एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र का हमें स्वतंत्र राष्ट्र प्राप्त हुआ था। हम एक निर्धन राष्ट्र की श्रेणी में थे। हमारा आर्थिक विकास या हमें 2 वक्त की रोजी रोटी और हमारा शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य या शारीरिक विकास कुछ भी संभव नहीं था, क्योंकि किसी भी प्रकार की यहां पर संस्थाएं नहीं थी। जैसे ही हमने अपने देश से अलग होकर के जब हम दूसरे राष्ट्र की ओर हम आगे बढ़े हैं, और दूसरे राष्ट्र के लोगों का रहन सहन, खान पान, उनकी उन्नति, उनका तकनीकी ज्ञान, उनकी कार्य करने की कुशलता, दूर संचार के साधन, यातायात के साधन, कृषि यंत्रों का विकास जब हम लोगों ने देखा है, तब उसे प्राप्त करने का प्रयास किया है। और जब हम लोगों ने तकनीकी तौर पर हम जैसे ही सक्षम होने लगे हैं, वैसे ही हमारे राष्ट्र ने आर्थिक विकास करना प्रारंभ किया है। हमारे पास किसी भी प्रकार के उद्योग स्थापित नहीं थे। क्यों? उसके पहले जब अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों ने इसे उपनिवेश बना दिया था। मतलब यहां से कच्चा माल वो ले लेते थे
और बदले में तैयार किया गया माल हमें थोक दिया जाता था, हमसे ऊंचे दाम प्राप्त किए जाते थे, जिससे हम और निर्धन होते चले गए। तो ऐसी दशा में जब नवीन तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा मिला, सरकार ने उद्योगों की स्थापना कराई, तो लोगों को रोजगार परक कार्य प्राप्त होने लगे, लोगों में नए नए रोजगार सृजित हुए, जिससे उनका आर्थिक विकास हो पाया। परंतु जो विकास होना चाहिए था, सन 2020 चल रहा है और 1947 में हम स्वतंत्र हुए थे। हमको आजादी के 73 साल हो गए। 73 साल में कई पीढ़ियां बदल जाती हैं। हमें तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति तो हुई, लेकिन हमारी जो सभ्यता और संस्कृति थी वो हमारा धीरे धीरे उसका पतन भी हुआ। हम ज्यादा पाश्चात्य की ओर चले गए, जिस कारण से पाश्चात्य जो कल्चर थी, जो संस्कृति थी, उसे भी अपनाने लगे। वैश्वीकरण के कारण जब एक देश दूसरे देश से प्रतिस्पर्धा करता है, तो निश्चित है कि सबसे ज्यादा नुकसान लघु एवं कुटीर उद्योगों को होता है, जैसा कि अंग्रेजों ने हमारे राष्ट्र में किया। हमारी आर्थिक संपन्नता का कारण यही छोटे उद्योग थे, जिन्हें अंग्रेजों के द्वारा खत्म कर दिया गया। अब आज वैश्वीकरण के कारण बड़े उद्योगों के बीच छोटे उद्योग नाम मात्र के रह गए, जिस कारण से छोटे उद्यमी बड़े उद्यमियों के आगे टिक नहीं सकते हैं और उनका जो व्यापार है, उद्योग है, वो चौपट हो जाता है। वैश्वीकरण के कारण लोगों में रोजगार की अनिश्चितता आ जाती है। छोटे उद्योग पता नहीं कब धराशायी हो जाए, तो वहां पर काम करने वाले जो रोजगार जो मजदूर हैं या कारीगर हैं, वो अपने आप को हमेशा डरा हुआ महसूस करते हैं कि कब ये कंपनी न बंद हो जाए। तो ऐसी स्थिति में रोजगार के जो रोजगार प्राप्त करने वाले जो लोग हैं, उन्हें हमेशा डर के अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया, जिस कारण से हम लोग गुलाब हुए। विदेशी जब लोग हमारे देश में व्यापार करने के माध्यम से आए और उन्होंने हमारे संपूर्ण व्यापार पर अपना एकाधिकार कर लिया, उसी प्रकार से आज कुछ पूंजीवादी शक्तियों के हाथ में हमारा संपूर्ण उद्योग जगत संचालित होता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। वो हमें अच्छे वस्त्र, अच्छी तकनीकी और सस्ते साधन तो उपलब्ध करा सकता है, लेकिन अपना आर्थिक लाभ नहीं छोड़ सकता है। वो सामाजिक हित नहीं कर सकता है। तो ऐसे में समाज भटक सकता है, उसका सामाजिक जो विकास है राष्ट्र का, वो रुक सकता है। लोग एक दूसरे से अनजान हो सकते हैं, और जब लोगों में द्वेष की भावना होती है तो वे राष्ट्र और राज्य की बात नहीं सोच पाते हैं, जिससे राष्ट्र में एकता का जो भाव है वो खंडित होता है और दूसरे राष्ट्रों को तब मौका मिलता है कि वो हमारे राष्ट्र पर अपना एकाधिकार स्थापित करें। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि सामाजिक क्षेत्रों को बढ़ावा दे, उनमें रोजगार सृजन के कार्य करते रहें, लोगों को समान तौर पर विकास के अवसर प्राप्त हो सके। तो
इसलिए वैश्वीकरण जहां विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है, वहीं पर अनेक प्रकार से हमें नुकसान भी पहुंचाता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों से चर्चा करते हैं कि प्रतिस्पर्धा से भारत के लोगों को कैसे लाभ हुआ। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन से लोगों को कैसे लाभ हुआ। प्रतिस्पर्धा से भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद व अन्य कई उत्पाद काफी सस्ती दरों पर हमें प्राप्त होने लगे। हर साल आप लोग देखते होंगे कि मोबाइल के दाम कुछ न कुछ घटते चले जाते हैं। मार्केट में नए नए जैसे ही मोबाइल आते हैं तो पुराने वर्जन वाले जो मोबाइल हैं उनके दाम घटने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमको सस्ती दरों पर मोबाइल हमको प्राप्त होने लगते हैं। उसी प्रकार से वस्त्र, उसी प्रकार से अन्य जो वस्तुएं हैं हमें सस्ती दरों पर प्राप्त होने लगती हैं। और उत्पादन मांग पर निर्भर करता है। जहां जिस वस्तु की मांग कम होने लगती है तो निश्चित है कि वहां पर दाम कम होने लगते हैं। अगला है वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारकों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उच्च प्रौद्योगिकी है, यातायात के विकसित साधन हैं, विश्व व्यापार संगठन है और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख साधन हैं जिसने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। एक बात पुनः समझ लेते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। अधिक निवेश, व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों और उत्पादनों में एकीकरण का होना वैश्वीकरण कहलाता है। यानी दोनों देशों के बीच पारस्परिक संबंध का प्रगाढ़ होना, मजबूत होना और एक दूसरे की तकनीकी का आदान प्रदान कर देना, यह एकीकरण ही तो है और एकीकरण ही वैश्वीकरण कहलाता है। विश्व व्यापार क्या है? विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को लागू करवाता है, जिससे एक देश से दूसरे देश तक वस्तुओं का आदान प्रदान किसी भी दिक्कत के बगैर आसानी से होने लगे। इससे वस्तु में रुकावट नहीं आएगी व्यापार में, जिससे उसके दाम निरंतर स्थिर बने रहेंगे। और यही कोई वस्तु का कोई उत्पादक राष्ट्र अकेला है तो निश्चित है कि उस वस्तु के दाम घट और बढ़ सकते हैं। खासतौर पर खनिज तेल इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उससे अनेक प्रकार के उद्योग निर्भर करते हैं, चाहे वो यातायात के हों या अन्य जो भी ऊर्जा से चलते हैं, क्योंकि खनिज तेल से हमको ऊर्जा के लिए ही हम उसका प्रयोग करते हैं, जिससे अनेक वस्तुओं के दाम घट और बढ़ सकते हैं। दो देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। आज जम्मू कश्मीर का नागरिक ये जानता है कि तमिलनाडु में क्या उत्पादित होता है, केरल में क्या उत्पादित होता है, चीन में
क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, ब्राजील में क्या होता है, रूस में क्या होता है, तो वह सूचना के माध्यम से ही तो जानता है, जिससे उसका तकनीकी ज्ञान बढ़ता है और तकनीकी ज्ञान से कार्य करने की कुशलता बढ़ती है और लोगों के अवसर रोजगार के सृजित होते हैं। विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य हैं। ये सभी राष्ट्रों की संख्या है। संयुक्त उत्पादन क्या होता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश की स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर जब उत्पादन कार्य करती हैं तो उसे संयुक्त उत्पादन कहते हैं। यानी कोई विदेशी कंपनी और यहाँ की जो भारतीय कंपनी है, दोनों जब मिलकर के किसी कार्य का उत्पादन करती हैं तो उसे संयुक्त उत्पादन कहते हैं। अब जैसे मान लें कि रूस ने ब्रह्मोस एक मिसाइल बनाई जिसमें भारत की भी हिस्सेदारी है, तो ये क्या हुआ? रूस और भारत का एक संयुक्त उत्पादन है। आई बात समझ में? भारत की कौन कौन सी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, यानी जिनका माल दूसरे राष्ट्रों तक पहुंचाया जाता है, पहुंचता है व्यापार के माध्यम से, ऐसी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं, जिनमें हैं टाटा, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम कन्फर्म्स आदि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिन्होंने अनेक देशों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। तो आज इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से याद करेंगे। कल इसी पाठ से संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्नों का वीडियो भेजा जाएगा। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।